नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो पर्यावरण थीम से है, जो आपके सीटेट में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये मान चलिए यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आना तय होता है। यदि 3 नहीं आता है तो 2 से और पूछा जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जिसमें दोस्तों 6 थीम हैं और 4 उप थीम हैं। ठीक है, तो जिसमें है दोस्तों देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 6 थीम है, ठीक है, और 4 उप थीम है। हम उप थीम को भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए, इसमें जो पहला थीम दिया गया है परिवार एवं मित्र, ठीक है। इसमें परिवार के बारे में, परिवार के प्रकार, ठीक है, जो है संयुक्त परिवार, एकल परिवार, जो परिवार के गुण, दोष, सब पे चर्चा की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थीम दूसरा है भोजन, ठीक है। भोजन जैसे अलग अलग राज्य के अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, व्यंजन होते हैं, उन सभी भोज्य पदार्थों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट थीम है तीसरा पानी, ठीक है। जैसे साफ पानी, गंदा पानी, गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के, ठीक है, उसके उपचार, उपचार पर बात की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है थीम चौथा आवास, ठीक है। आवास जैसे अलग अलग राज्य के तमाम प्रकार के आवास होते हैं, मिट्टी के आवास, ठीक है, छप्पर के, घास फूसे के आवास, ईंट के आवास, ठीक है, बर्फ़ के घर। तो इस तरह के घरों पर चर्चा की जाएगी। अगला थीम है यात्रा, ठीक है। जैसे पहाड़ों की यात्रा, ठीक है, और जल, पेट्रोल, सड़कों, ठीक है, और क्या नाम है, जैसे अंतरिक्ष की यात्रा, ठीक है। तो इन सभी यात्राओं पर बात की जाएगी। नेक्स्ट थीम छठवां आपका है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो और देखिए दोस्तों, ये जो छठवां थीम है, ठीक है, ये सभी थीमों का क्या है, इसमें सभी थीम क्या अंतर्निहित हैं, ठीक है। यानी कि ये आपके 6 थीम हैं। अब उप थीम पर बात करेंगे दोस्तों। देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों उप थीम, उप विषय, उप प्रकरण, ठीक है, जो परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसमें पहला दिया गया है आपसी संबंध, ठीक है। आपसी संबंध पहला उप थीम है। और आपसी संबंध का मतलब जो हमारे आपके बीच का व्यवहार होता है, ठीक है। और दूसरा दिया है काम और खेल, ठीक है, यानी बच्चों के क्या काम है, क्या खेल हैं, ठीक है, उन पर बात की जाएगी। और नेक्स्ट उप थीम है जानवर, ठीक है। जानवरों में जैसे शेर है, ठीक है, बाघ है, मोर है, ठीक है, पक्षियों पर, ठीक है, तो बात की जाएगी। नेक्स्ट उप थीम है पौधे, ठीक है, जैसे घटपड़ी है, ठीक है, और क्या नाम है, नेफंथिस है। तो इस तरह के तमाम जो है पौधे हैं, तो उन पौधों पर भी बात की जाएगी, ठीक है। दोस्तों कभी काल ऐसा होता है कि पेपर में उप थीम ना दे करके उप विषय दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन को आप गलत कर बैठते हैं, ठीक है, या उपकरण दे दे, ठीक है। तो दोस्तों इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उप थीम के स्थान पर चाहे उप विषय आए, चाहे उप प्रकरण आए, तो आपको क्या है, यही आप आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे को ही समझेंगे, ठीक है। ये चारों क्या है, उप प्रकरण है, उप विषय है, उप थीम है, जो परिवार एवं मित्र के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थीम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से बिंदु हैं। पहला है सभी थीम अंतः संबंधित हैं। हाँ, जितने भी थीम हैं 6 यानी कि 1 से लेकर 6 तक, सभी क्या हैं, अंतः संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। हाँ दोस्तों, यहाँ से कभी काल ऐसा होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि हर थीम की शुरुआत किससे होती है, कहाँ से होती है। तो ऑप्शन में देगा अनुभव से होती है, क्रिया से होती है, सवालों से, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मान चलिए आप ऑप्शन में सवालों से लगाएंगे, ठीक है। और जो सवाल हैं ये किससे संबंधित होते हैं, बच्चों से संबंधित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थीम 6 सभी थीमों का अंतर्निहित हिस्सा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि दोस्तों जितने भी थीम हैं या उप थीम हैं, क्या है, थीम 6 जो है सभी का एक क्या है, एक हिस्सा है, अंतर्निहित हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है थीम 6 सभी थीमों से जुड़ी अवधारणाओं को करने की प्रक्रिया पर जोर देती है। हाँ, थीम 6 जो है सभी थीमों से जुड़ी अवधारणाओं को करने की प्रक्रिया पर एक बल देती है, जोर देती है, ठीक है।
नेक्स्ट है सभी सवालों की भाषा बच्चों की ही भाषा होती है। हाँ, जितने भी सवाल होते हैं या जो भी सवाल बच्चों के प्रति किया जाए वो किससे संबंधित होता है, बच्चों से संबंधित होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए परिवार है क्या। ठीक है, परिवार पर हम चर्चा करेंगे। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। अब देखिए फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलस से हुई है। किससे हुई है? फैमिली शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फैमुलस से हुई है। ठीक है, अब फैमुलस क्या है देखेंगे आगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट है फैमुलस शब्द क्या है? जो प्रायः एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। यानी कि ऐसा समूह परिवार का जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल रहते हैं वही क्या है? फैमुलस है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया है फिगर। ठीक है, नेक्स्ट है परिवार प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार जो है कैसा है? परिवार प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण एक संस्था है। ठीक है, कौन सा? परिवार। ठीक है, अब आगे है जिसमें व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। यानी परिवार में सामाजिकरण का विकास अधिक माना जाता है या अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों परिवार के प्रकार। देखिए दोस्तों यहाँ परिवार के दो प्रकार हैं, एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। अब देखिए एकल परिवार में वह परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, जो यहाँ फिगर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है? जिसमें दादा दादी, उनके बच्चे, फिर उनके नाती पोते। ठीक है, यानी कि कई पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहता है संयुक्त परिवार। ठीक है, यहाँ फिगर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? एकल परिवार किसे कहते हैं देखेंगे। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। ठीक है, यानी कि एकल परिवार वह है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, तो वह क्या होता है? एकल परिवार के अंतर्गत आता है। नोट में यहाँ दिया गया है माता पिता के साथ उनके अविवाहित बच्चे, यानी कैसे बच्चे होने चाहिए? अविवाहित बच्चे हो, उनकी शादी नहीं हुई हो, यानी माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जिनके शादी विवाह नहीं हुए हों वो क्या होते हैं? एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिगर दिया गया है माता पिता और उनके अविवाहित क्या हैं? बच्चे हैं। ये एकल परिवार का फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता है? परिवार से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, कभी काल सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से मिलता है, तो आपका आंसर हो जाता है परिवार से। जबकि उसमें क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन देगा परिवार दे देगा, बगीचा दे देगा, ठीक है, और जो है क्या नाम है खेल कूद दे देगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, हर ऑप्शन को छोड़ करके केवल आपको परिवार ऑप्शन को चुनना होगा और परिवार ही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज है। अब देखेंगे दोस्तों संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है, किसे कहते हैं देखेंगे। भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार ही है। संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं। हाँ, अब जैसे जो संयुक्त परिवार होता है उसमें दर पीढ़ी के लोग एक ही परिवार में यानी एक ही घर में रहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है माता पिता, ठीक है, पुत्र पुत्री, भाई बहन और पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ है एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऐसा घर जिसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हों, वह जो है संयुक्त परिवार होता है या संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब देखिए यहाँ संयुक्त परिवार का फिगर दिया गया है। ये दादा दादी हैं और दादा दादी के क्या है, ये बेटे और बहू हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ चाचा हैं, ठीक है, चाची हैं और इनके क्या हैं, बेटे हैं। ठीक है, यानी नाती हैं इनके दादा दादी के। तो ये क्या है, ये संयुक्त परिवार का ग्रुप है, एक समूह है। ठीक है, एक घर है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकाइवर और पेज के अनुसार। मैकाइवर और पेज ने परिवार की जो है डिफिनीशन दी है, परिभाषा दी है। क्या है देखते हैं। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसका आकार छोटा हो और जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन करते हैं। तो
उसे ही क्या कहते हैं कि परिवार कहते हैं। इन्होंने कहा मैकाइवर और पेज ने, परिवार का एक ऐसा समूह हो जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसका आकार सीमित हो यानी छोटा हो, और जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन अच्छे से कर सकते हैं, वही क्या है आपका परिवार है। उसे ही मैकाइवर और पेज ने परिवार कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉक के अनुसार। लॉक ने परिवार का परिभाषा क्या दिए हैं, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित हैं, जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है, वही क्या है परिवार है। लॉक ने कहा है ऐसा परिवार यानी परिवार का यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित हैं, जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं कि एक छोटा यानी सीमित परिवार का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लॉक परिवार कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों एकल परिवार के गुण। ठीक है, एकल परिवार के गुण कौन कौन से हैं। अब देखिए जिसमें दिया गया है पहला, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव होता है। हाँ, एकल परिवार में दोस्तों व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव माना जाता है और अच्छे से होता भी है। ठीक है। और नेक्स्ट है कलह की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है। हाँ दोस्तों, जैसे कोई भी काम अगर आप करते हैं, आपको कोई रोक टोक या दबाव नहीं रहता है, आप अपने इच्छानुसार करते हैं अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट है पारिवारिक कुरीतियों का अभाव होता है एकल परिवार में। ठीक है। नेक्स्ट है पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये एकल परिवार के गुण थे। ठीक है। नेक्स्ट है एकल परिवार के दोष। ठीक है, एकल परिवार के कौन कौन से दोष हैं देखेंगे, जिसमें पहला दिया गया है शिशुओं की देखभाल की समस्या। हाँ, एकल परिवार में दोस्तों शिशुओं की देखभाल अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। आप कोई काम करते हैं तो बच्चे को देखने में परेशानी हो जाती है, काम करें कि बच्चे को देखो तो आपको समझ नहीं आता है। और जबकि संयुक्त परिवार में ऐसा होता है कि आप काम कर लेते हैं, बच्चे को कोई दूसरा देख लेता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे का देखभाल संयुक्त परिवार में अच्छा हो जाता है। ठीक है, जबकि एकल परिवार में नहीं हो पाती है। ठीक है। और नेक्स्ट दिया गया है संकट के समय स्थिति दयनीय होती है, यानी कोई परेशानी आ जाए, कोई घटना आ जाए तो अच्छे से उसको निभा नहीं मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है स्वार्थ की भावना को बल देना। हाँ, ठीक है। एकल परिवार में स्वार्थ की भावना को बल मिलता है अधिक। ठीक है। नेक्स्ट है उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव होता है। उचित निर्देशन एवं परामर्श का एकल परिवार में अभाव अधिक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के गुण। ठीक है। अब संयुक्त परिवार के कौन कौन से गुण हैं देखेंगे। इसमें पहला है सामाजिक जीवन का विकास। हाँ, संयुक्त परिवार में सामाजिक जीवन का अधिक विकास होता है। ठीक है। और आसानी भी होता है, संयुक्त सामाजिक जीवन का विकास होने में आसानी से हो जाता है बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा भी अधिक रहती है संयुक्त परिवार में, और खर्च की बचत भी होती है। और नेक्स्ट है बच्चों का समुचित पालन पोषण भी अच्छे तरीके से हो जाता है संयुक्त परिवार में। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के दोष। ठीक है। अब ये संयुक्त परिवार के दोष देखेंगे कौन कौन से हैं। इसमें पहला दिया गया है व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कठोर नियंत्रण होता है। ठीक है। अगला है पारस्परिक द्वेष, कलह एवं संघर्ष की भावना रहती है अधिक संयुक्त परिवार में। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकांश सदस्यों का आलसी होना। हाँ, जैसे अब उसमें संयुक्त परिवार में कई लोग रहते हैं, उसमें पटदारियाँ भी होती है, और कुछ लोग सोचते हैं ऐसा अगला कर रहा है, लाओ थोड़ा हम आराम कर लेते हैं। तो ऐसी तमाम दशाएँ संयुक्त परिवार में होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये संयुक्त परिवार के दोस्त हैं। तो दोस्तों देखेंगे मित्र किसे कहते हैं, वह जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है या जो बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है, वह उसका मित्र कहलाता है। तो दोस्तों वह कार्य कोई भी हो सकता है, जैसे पढ़ाई का भी कार्य हो सकता है। ठीक है। खेल की क्रिया हो सकती है, ठीक, खेल हो सकता है, या खेती किसानी का कार्य हो सकता है। जो आपके किसी भी कार्य में सहयोग करे वही होता है मित्र आपका। ठीक है। और नेक्स्ट दिया गया है मित्र के बीच बने आपसी संबंध या भावात्मक संबंध मित्रता कहलाता है। यहाँ देखिए भावनात्मक संबंध का मतलब होता है लगाव। जैसे जो भावनात्मक तरह के मित्र होते हैं वो सगे भाई से भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कोई आपका सच्चा मित्र है, उससे काफ़ी लगाव है, और उस व्यक्ति से जो है काफ़ी जो आपकी दोस्ती है, तो उस व्यक्ति के बारे में, उस भाई के बारे में यदि कोई तिसरवा कहता है भला बुरा,
तो आपको वहाँ अच्छा फील नहीं होता, आपको बुरा लगता है कि मेरे दोस्त को ऐसा कह रहा है, जबकि मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। तो जो बुरा लग रहा है या जो आपको अच्छा नहीं फील महसूस हो रहा है आपके मित्र के बारे में जो तीसरा कह रहा है, तो वही क्या है, भावात्मक संबंध है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है रक्त संबंधी या जो है विवाह संबंधी जो मित्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं भावात्मक संबंध वाले मित्र, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मित्रता के प्रकार, ठीक है। मित्रता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए 3 भाग कौन कौन से। पहला है उपयोगिता की मित्रता, दूसरा है आनंद की मित्रता और तीसरा है सच्ची मित्रता, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों उपयोगिता की मित्रता किसे कहते हैं। जैसे आपने अपने दोस्त के पास कॉल किया और आपने कहा यार मुझे शाम को किसी से मिलने जाना है 5 बजे, कृपया करके आप अपनी मोटरसाइकिल मुझे दे देना। तो मित्र क्या करता है, शाम जैसे 5 बजता है आप जाके मित्र की मोटरसाइकिल ले लेते हैं और अपने उपयोग में लगा लेते हैं, आप जा करके अपने दोस्त से मिल लेते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, उपयोगिता की मित्रता। यदि वही अगर कह देता कि हम मोटरसाइकिल नहीं दे पाएंगे तो वहीं हो जाती क्या, आपकी उपयोगिता की मित्रता समाप्त, ठीक है। तो आपके कार्य में किसी के द्वारा दिया हुआ वस्तु या कोई भी कार्य में हेल्प मिल जा रहा है तो वही क्या हो जाता है, उपयोगिता की मित्रता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता कहने का मतलब है जैसे क्रिकेट बच्चे खेलते हैं तो कोई लाता है स्टैंप लाता है, कोई बॉल लाता है, कोई बल्ला लाता है, तो मिल के आप जो मिल करके बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हैं और आनंदित होते हैं, खेल खेल में खेल करके हंसते हैं, ठीक है। तो उसे ही क्या कहते हैं, आनंद की मित्रता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई आपका मित्र है और उसके ऊपर पूर्ण रूप से आप विश्वास करते हैं, ठीक है, चाहे वो गलत ही कहे उसके ऊपर फिर भी आप पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वो कहीं से भागते हुए आ रहा है और कहा यार मुझे एक व्यक्ति ने मार दिया, तो बिना सोचे समझे लाठी डंडा उठाए और उसके पास गए, पूर्ण रूप से कूट पीट करके चले आए। और सुबह में क्या हुआ, पुलिस वगैरह आई तो बाद में जायज़ा लिया गया तो पता चला कि यही यार गलत है, मेरा मित्र ही वो सही था, मैं जो है गलत कर दिया, मैंने जो है गलत व्यक्ति को जो है सही व्यक्ति को मैंने मार दिया। तो क्या होता है, पूर्ण रूप से विश्वास करना ही क्या होती है, सच्ची मित्रता होती है, ठीक है। तो इसे ही सच्ची मित्रता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मित्र बालक के हम उम्र लगभग का होता है, इसलिए बालक मित्र के समक्ष, यहाँ देखिए झा हो गया, समक्ष होना चाहिए, मिस्टेक हो गया, ठीक है, समक्ष सहज और पूर्ण अभिव्यक्ति करता है जो बालक के मानसिक विकास में सहायक होता है। कहने का मतलब है अधिकतर मित्र जो है दोस्तों कि हम उम्र के ही होते हैं, जिसे अपने मन की बातें को उसके समक्ष जो है पूर्ण रूप से रख देते हैं। इससे क्या होता है, आपका मानसिक विकास जो है बहुत तेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मित्रता से बालक में किसका विकास होता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है मित्रता का विकास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों इसमें जो दिया गया है शारीरिक विकास ये तो नहीं होगा, ठीक है, और सी दिया गया है मित्रता का विकास, ए भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है जब ए और सी कट गए तो डी भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, मानसिक विकास, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए संबंध क्या है, किससे कहते हैं, ठीक है। संबंध वह बुनियाद है जिसमें दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर और विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं, जो भी कह लीजिए, उसे ही क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। यहाँ दोस्तों दिया गया भावनाओं के आधार पर, अभी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था हमने कि भावनाओं के आधार पर जो संबंध होता है, जैसे मित्र, आप मित्र के ऊपर काफ़ी विश्वास करते हो, आपका सच्चा मित्र है वो, उसे मानते भी हो, तो यदि उस मित्र के बारे में, आपके मित्र के बारे में कोई तीसरा व्यक्ति आपके मित्र के बारे में भला बुरा कहता है, उसका बुराई करता है, तो आपको थोड़ा बुरा लगता है, अजीब महसूस होता है कि हमारा मित्र इतना अच्छा है, उससे गलत कह रहा है। तो उस मतलब भावनाओं का मतलब लगाव, क्या होता है, लगाव, ठीक है। तो जो बुरा कह रहा है तो आपको कुछ गलत महसूस हो रहा, मतलब बुरा लग रहा है, तो वही क्या है, भावना है, क्या है, वही भावना, ठीक है। तो ये भावनाओं के आधार पर ये संबंध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त के आधार पर संबंध। रक्त के आधार पर जो संबंध होता है, जैसे पिता पुत्री का,
पिता पुत्र का, भाई भाई का, तो ये क्या होता है, रक्त के आधार पर संबंध होते हैं। ठीक है, जो रक्त से जुड़े रहें। ठीक है, नेक्स्ट आता है विवाह के आधार पर संबंध। विवाह के आधार पर संबंध में जैसे दोस्तों कहने का मतलब दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, ठीक है, और माता पिता हो गए, भाई भैया भाभी हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, विवाह के आधार पर संबंध होते हैं। ठीक है, तो संबंध है दोस्तों भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर, विवाह के आधार पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है जिसे बालक स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। हाँ, ऐच्छिक व्यवहार का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो जैसे आप अपने इच्छा अनुसार दोस्ती स्वीकार कर लेते हैं और सामने वाला भी स्वीकार करता है। घर में जो रक्त के आधार पर जो होता है व्यवहार, ठीक है, और घर के सदस्यों का जो व्यवहार होता है, ठीक है, आप इच्छा के अनुसार स्वीकार करते हैं। यदि कोई आपको अभी मार दे तो आप वहाँ संबंध क्या होते हैं, हटा लेते हैं कि ये आदमी सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों संबंध जो है इच्छा के अनुरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हाँ, जो संबंध होता है बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि संबंध जो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल कर के आपको अच्छा बना देता है, बुरा भी बना देता है। ठीक है, तो अधिकतर जो संबंध है अच्छे ही इंसान से रखते हैं और करीबी इंसान से रखते हैं जो आपके काम आ सके। ठीक है, और उससे आप सीखते भी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बड़े बुजुर्गों से देखिए संबंध बना कर कुछ लोग कहानी सुनते हैं। ठीक है, तो कहानी सीख करके जो है आप उस तरह बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपके व्यक्तित्व पर विकास करने में बड़े बुजुर्गों का जो है संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों संबंध के प्रकार। अब देखिए संबंध को दो प्रकार का होता है, यानी संबंध जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब कौन कौन सा संबंध है, पहला है रक्त के आधार पर संबंध, दूसरा है विवाह के आधार पर संबंध। ठीक है, अब देखिए हमने अभी पिछले टर्न में बताए हैं कि रक्त के आधार पर जो संबंध होता है दोस्तों, जैसे पिता पुत्र का, पिता पुत्री का, भाई भाई का, तो ये हो गया आपका रक्त के आधार पर संबंध। अब सेकंड है, दूसरा है विवाह के आधार पर संबंध। ठीक है, विवाह के आधार पर संबंध हमने अभी बताया है कि जैसे दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और भैया भाभी, तो ये होते हैं विवाह के आधार पर संबंध। तो देखिए कार्य के दो प्रमुख कार्य माने जाते हैं, एक होता है परिवार का कार्य, दूसरा होता है बालक का कार्य। ठीक है, अब देखिए परिवार में तीन चीज़ें आती हैं, रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहले बात ये होती है कि प्रत्येक दशा में प्रत्येक सदस्य का दायित्व बनता है कि प्रत्येक सदस्यों के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना। अब जैसे रोटी में जैसे पिज्ज़ा बर्गर मोमोज चाउमीन मंचूरियन ये सब नहीं, वो हो जिससे दो वक्त की रोटी मिल जाए और पेट भर जाए। ठीक है, कपड़ा में जैसे रेमंड सियाराम, इससे मतलब नहीं है, कपड़ा हो जिससे तन आपका ढक जाए। अब आता है मकान कैसा है, आरसीसी का है कि ईंटा का है, मट्टी का है, इससे मतलब नहीं, आपके सर के ऊपर छप्पर हो जो ढका हो। ठीक है, इस तरह का हो। तो ये होता है परिवार का प्रमुख कार्य। ठीक है, प्रत्येक सदस्य को सुरक्षित रखना। ठीक है, अब देखिए आता है परिवार के सदस्यों का व्यवहार नैतिक हो। हाँ, अब देखिए कभी काल ऐसा होता है कि बच्चा यदि कुछ गलत करता है तो सामने वाला कह देता है कि जैसे इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है बालक ऐसा हो जो समाज के नियमों मानकों के अनुसार ढला हो, ये परिवार का दायित्व होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है और उसके गलत कार्य पर टीचर ने बच्चे को मार दिया। बच्चा क्या किया, उठा और सीधे जाने लगा और टीचर को अनाप शनाप गाली देने लगा और टीचर वहां पहुंचकर तो उधर 2-3 झापड़ा और लगा दिया। उसके बाद वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने बोला जाने दीजिए, इसके माँ बाप का संस्कार ही ऐसा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को एक समाज के अनुरूप ढालिए जिससे समाज में नाम हो उसका। ठीक है, तो परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा हो, नैतिक होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बालक पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बालक। परिवार के अनुसार
सामाजिकरण शिक्षा से बालक में करना होता है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, और यह प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होता है इस कार्य के लिए बालक को प्रेरित करें। ठीक है, ये पहला कार्य। दूसरा हो गया है खेल की क्रिया संपादित करना। ये किसका कार्य है? बालक का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खेल। खेल की क्रिया कौन संपादित करता है? बालक करता है। खेल की क्रिया संपादित करते समय सबसे पहले बालक में होता है शारीरिक विकास, फिर उसके बाद मानसिक विकास, फिर उसके बाद शिक्षाएं जरूरी होती हैं। ठीक है, जब बालक खेल की क्रिया संपादित करता है तो बालक के अंगों का होता है संचालन, यानी उनकी मांसपेशियां करती हैं गति, और गति के कारण से उनके अंगों में आता है परिपक्वता। इससे उनके सभी अंगों का होता है विकास। सभी अंगों का विकास होना ही क्या कहलाता है? शारीरिक विकास। ठीक है, अब नेक्स्ट है मानसिक विकास। जब बालक खेल की क्रिया करता है तो उस समय अपने बातों को पूर्ण रूप से रखता है, तो उस समय बालक का जो मानसिक होता है पूर्ण रूप से क्रियाशील रहता है, तो उस समय आते हैं नए तरह के विकास। ठीक है, तो इस तरह की जो क्रिया होती है तो इसे ही कहते हैं मानसिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं शिक्षा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? खेल विधि के द्वारा, जैसे किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्ले ग्रुप विधि, और गांव में आपका चलता है जैसे आंगनबाड़ी। इस तरह के जितने भी विद्यालय हैं सब के सब आधारित हैं किस पर? खेल विधि पर। ठीक है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है किस विधि पर आधारित है? वो आधारित है खेल विधि पर। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।